हेलो दुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 1 अक्टूबर है और पिछले सितंबर की जितनी भी मैंने क्लासेस करवाई हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सभी की सभी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अमित सर जी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से सीधा आप प्राप्त कर सकते हो लास्ट मंथ की सारे करंट अफेयर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज पॉइंट वाइज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली, क्लास भी कर सकता है वो प्रॉपर तरीके से, और अपनी पीडीएफ भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेली करंट का तैयार का जो कि प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपने भाइयों के लिए लेकर आता हूं, अपनी बहनों के लिए लेकर आता हूं। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है अपने एग्जाम को लेकर के, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस तक के रिलेटेड हो। ठीक है, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसमें एक ना एक क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आता ही आता है। ठीक है, एक हो, दो हो, तीन हो, क्वेश्चन बिल्कुल 101% पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरे सभी के सभी क्वेश्चन जो कि 10 से 12 क्वेश्चन मैं प्रॉपर तरीके से करवाता हूँ भाइयों को, बिल्कुल पॉइंट वाइज। हर एक पॉइंट में ऐसा कुछ महसूस होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, वो पॉइंट ऐड करता हूँ अपने इस करंट अफेयर के तहत के हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्लास को जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अक्टूबर का महीना चल चुका है, अक्टूबर मंथ चल चुका है, उसके महत्वपूर्ण दिवसों की सूची को जानते हुए चलेंगे। तो आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर के दिन वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। आइए थोड़ा इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं कि वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये है क्या चीज। 1 अक्टूबर के दिन बनाया जाने वाला वृद्ध व्यक्ति का जो वृद्ध व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व स्तर पर जो बनाया जाता है, यह सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों की जो उनकी समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं, उन चीजों को जागरूक बढ़ाना है, उसको लेकर के वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है वृद्ध व्यक्तियों को लेकर के 14 दिसंबर 1990 से को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था, और तब से 1 अक्टूबर 2021 या 2022 जो चल गई है, अब फिलहाल आज के दिन तक वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, आपके लिए ले जाने फोटो। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल 101% क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, किस व्यक्ति को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, ये मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा आपको किसकी जगह ये आए हैं, कौन से नंबर के हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है MS शीतलवाड़, सी के दफ्तरी, आर के वेंकटरमणी या SV गुप्ता जी। तो इनमें से क्वेश्चन आपको पता होगी, जो MS शीतलवाड़े फर्स्ट थे अपने, ठीक है, अटॉर्नी जनरल देश के, लेकिन जो अब ये बने हैं 14वें नंबर के, आपके सामने फोटो भी मैंने क्लियर कर रखा है कि वेंकटरमणी जी ये 14वें नंबर के अपने अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं, भारत के नए अटॉर्नी जनरल। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बता दूं इससे रिलेटेड जो मैंने पॉइंट लिए हैं कि ये इनसे पहले जो 13वें नंबर के थे के वेणुगोपाल सतान, उनकी जगह सतान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 सितंबर मतलब कल को समाप्त हो गया था। 1 अक्टूबर को ये 14वें महान्यायवादी के रूप में पद ग्रहण करेंगे। ये 3 साल तक अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य करते रहेंगे वेंकटरमण जी। अब अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ये सर्वोच्च कानूनी अधिकार है। कुल मिलाकर देश का सबसे बड़ा वकील जो होगा ना, वो यही है। ठीक है, मोटा मोटा मैं बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को भारत के महान्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना चाहिए। व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। जो भी अटॉर्नी जनरल बनेगा या महान्यायवादी बनेगा, कि उसको जो मतलब जो वो सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना, वहां के न्यायाधीश के पद तक की अपनी पावर रखता हो, मतलब वहां तक की उसकी पढ़ाई लिखाई हो, कुल मिलाकर एक्सपीरियंस हो उस चीज का, उसको ही महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल चुना जा सकता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के क्षेत्र में सभी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, ये आपको पता भी होगी, नहीं पता तो मैंने बता दी है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पर धारण करते हैं या करेगी या करेंगे। ठीक है, और वह अपना त्यागपत्र केवल राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को कानून मामलों के संबंध में भारत सरकार को सलाह देनी चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा उनसे निर्दिष्ट या सौंपे गए कानूनी चरित्र को ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, मोटी मोटी बात में लेकर आया हूं। और ये जो है निजी कानून प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जा सकता इनको, महान्यायवादी को। अटॉर्नी जनरल को सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सॉलिसिटर जनरल कौन से होते हैं, इन कमेंट मुझे बताना, सॉलिसिटर जनरल क्या है। MS शीतलवाड़ को मैं बता चुका, पहले महान्यायवादी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप।
ये इंग्लिश में मैंने पीडीएफ कन्वर्ट कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाइयों, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किस राष्ट्रीय देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, तो बता दूं मैं, सऊदी अरब जो आपके सामने फोटो दिख रहा है, इनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। आइए मैं थोड़ा चर्चा कर दूं वहां के बारे में। सऊदी अरब कहां पर है, कहां पर स्थित है, क्या राजधानी है, क्या मुद्रा है, ये सभी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब प्रधानमंत्री बदला। तो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के प्रधानमंत्री को नामित किया गया है। आपको ये नाम याद करना है। शाही फरमान के मुताबिक किंग सलमान ने अपने दूसरे बेटे जो प्रिंस खालिद है उसको उप रक्षा मंत्री के रूप में बनाया गया है, मतलब पद पर बैठाया गया है। और मैं बता दूं, उप रक्षा मंत्री से रक्षा मंत्री बनाया गया है, ये ध्यान कर लेना। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इससे पहले 2015 से 2022 तक रक्षा मंत्री थे और 2015 में सत्ता संभालने वाले सलमान बिन अब्दुल अजीज इन दोनों अस्वस्थ हैं, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री चुने गए। सऊदी अरब की मैं बात कर दूं, यहाँ पर प्रिंस भी हैं, राजा भी हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। ये पश्चिमी एशिया का एक देश है, यह अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ है, इसकी राजधानी रियाद है, मुद्रा इसकी रियाल है। मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं और सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी अरब ये सऊदी अरब के राजा हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके सामने आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वही राजा वही आपके प्रिंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरकार ने बंडारू विल्सन बाबू को किस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट है, किस क्षेत्र में, किस देश का? तो इंपोर्टेंट है पांडिचेरी, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या अंडमान निकोबार। ये तो अपने वो होगी क्या, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन मेडागास्कर अलग है, ये देश है, द्वीपीय है ये भी। ठीक है देश। आइए मेडागास्कर के बारे में प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। बंडारू साहब को वहां का राजदूत नियुक्त किया गया है। थोड़ा मैं बता दूं, सरकार ने बंडारू साहब को मेडागास्कर के रूप में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बंडारू साहब वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, संयुक्त सचिव है, सॉरी। और जो विल्सन बाबू हैं, ये राजदूत अभय कुमार की जगह लेंगे। इससे पहले अभय कुमार थे मेडागास्कर के राजदूत। अब मेडागास्कर कहां पर है? ये आपको नीचे दिख रहा होगा, अफ्रीका महाद्वीप। इसके थोड़ा सा साइड में चलोगे समुद्र के अंतर्गत ये इस देश स्थित है, जिसको द्वीपीय देश भी कहा जाता है, मेडागास्कर को। ठीक है, आपको पता होगा अफ्रीकी पूर्वी तट, मैंने बता दिया अफ्रीकी पूर्वी तट में स्थित है मेडागास्कर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसकी राजधानी एंटानानरीवो है, इसकी मुद्रा एरिरी है और एंड्रा राजो एलिना वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। क्रिश्चियनी नत्सस से वर्तमान में प्रधानमंत्री। ये सभी चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं प्रॉपर तरीके। मेडागास्कर अपने दिमाग में बढ़ा लो। ठीक है, भंडारू साहब वहां के राजदूत बन चुके हैं अभय कुमार की जगह। ठीक है, इंग्लिश में आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पोषण उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आपको पता होगी 1 तारीख से 30 सितंबर तक चला था पोषण माह, और अब पोषण उत्सव जो बनाया जा रहा है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ही शुरू किया था और एक महीना चला और पोषण उत्सव को भी यही मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट। तो मैं बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा। पोषण उत्सव देश में कुपोषण को दूर करने के लिए सही पोषण और विशेष रूप से छोटे बच्चे, महिलाओं के लिए अपने आयु को अनुकूल स्वास्थ्य की अच्छी, मतलब उनके अंदर जागरूकता पैदा करना, एक इस मंच को लाना, उनके अंदर जागरूकता पैदा करना, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। मैं बता दूं कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं श्रीमती स्मृति जुबनी ईरानी द्वारा 30 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ, जो कि पहले राजपथ था, ठीक है, कर्तव्य पथ पर पोषण पथ उद्घाटन किया है। और यह पोषण उत्सव अच्छे पोषण के महत्व को प्रचारित करने में उद्देश्य से महीने भर चलने वाले माह को उपयोग, जैसे मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, पूरा माह चला था। और 1 से 30 सितंबर तक ये राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में पांचवा राष्ट्रीय पोषण माह बनाया है। 1 से 30 सितंबर और पोषण तत्व अलग है। आपको यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, पोषण उत्सव कब बनाया गया, पोषण माह कब से कब तक बनाया गया, ऐसे क्वेश्चन उठ सकता है, किसके द्वारा बनाया गया, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है, सभी ग्राम पंचायत ने महिला और स्वास्थ्य, बच्चा शिक्षा, विशेष रूप से जनजाति क्षेत्रों में स्वस्थ स्थानीय भोजन के महत्व में केंद्रित गतिविधियां आरंभ की है इस मंत्रालय ने। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि 30 सितंबर को जापान और अमेरिका और किस देश ने मिलकर के नौसेना बलों ने एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो रशिया मिला है, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन या चीन।
तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका तीनों ने मिलकर के एक नौसेना को बलों को आजमाते हुए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। मैं बता दूं कि इसमें जो अभ्यास है जापान के सागर में आयोजित किया गया था, जिसमें पनडुब्बी जो समरीन होती है जो पानी में तैरती है अंदर के अंदर, पनडुब्बी रोधी अभ्यास भी शामिल था। ठीक है, यह अभ्यास प्योंगयांग द्वारा नवीनतम बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया द्वारा कथित रूप से विकसित खतरों का मुकाबला करने की क्षमता में सुधार के लिए आयोजित किया गया था। अब मैं बता दें इसमें कौन कौन से, इसमें कई एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, किस बहुत से प्रकार की अपने अलग अलग देशों की, जैसे कि जापान की अलग है मिसाइल और या फिर दक्षिण कोरिया की अलग है मिसाइल। ठीक है, अपने अपने युद्ध पोत जो इसमें भाग ले रहे हैं अभ्यास में। ठीक है, त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास आखिरी बार अप्रैल 2017 में जेजू द्वीप के दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में आयोजित किया गया था। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट, तो 5 साल बाद इसको ऐड किया गया पनडुब्बी जो समरसीन है, इसको भी लिया गया है इस अभ्यास के अंतर्गत तीनों देशों के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपोर्टेंट है कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे निशान लगा लेना, ये इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन उठेगा उठेगा भाई, क्योंकि मैं बता देता हूं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्राचीन मूर्तियां, मंदिर, कलाकृतियां मिली है, यह किस राज्य में मिली है, ये किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिली है। आइए मैं चर्चा कर दूं थोड़ी सी इसके बारे में कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन्य अभयारण्य, यहां से क्वेश्चन उठेगा। 9वीं शताब्दी के मंदिर और बौद्ध के मठ मिले हैं। और भारत जो एएसआई या आर्कोलॉजिकल जो होती है, एएसआई ने 26 मंदिर, 26 गुफाएं, 2 मठ और 2 स्तूप, 24 शिलालेख और 46 कलाकृतियां, 19 जल संरचनाओं की खोज की है। और इन जो गुफाओं की जो लिखाई है, जो शिलालेख वो ब्रह्म लिपि में है, जिनमें मथुरा, कौशाम्बी, पार्वती, वज्रभरदा, शपथ निरक्षका जैसे कई जिलों के नाम उल्लेख किए गए इसके अंतर्गत। नई खोज है, प्रॉपर तरीके से यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है बिल्कुल। ठीक है, ये जो है बताया जा रहा है कि श्री भीमसेना महाराज पोथाश्री महाराज भट्टा देवी के समय के बताए जा रहे हैं। यह मंदिर जो है 2000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े कई अहम तथ्य प्राप्त हुए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा वराह भी मिला है जो कि 6.4 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इससे पहले मिली हुई सबसे बड़ी मूर्ति थी, वो थी 4.26 मीटर की। अब आप अंदाजा लगा सकते हो। वहीं पर जबलपुर जोन के एएसआई अध्यक्ष शिवकांत वाजपेयी ने बताया कि ये गुफाएं मानव निर्मित हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पे पीडीएफ है, आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से जो उठ सकते हैं, सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कैबिनेट ने बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की मंजूरी दे दी है? ये प्रॉपर तरीके से मैं बता दूं आपको, ये योगी कैबिनेट ने है। तो उत्तर प्रदेश की तो योगी बैठेगी, योगी कैबिनेट, तो योगी कैबिनेट जो कि 4 मतलब चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड त्रिकुट क्षेत्र के अंतर्गत है। त्रिकुट उनकी भी जिक्र करूंगा जो कौन कौन से भी 2-3 जिले और हैं जहां पर ये टाइगर रिजर्व ऑलरेडी है यूपी के अंदर। यूपी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, याद कर लेना, राज्य के चौथे भाग अभयारण्य की अधिसूचना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 27 सितंबर 2022 को मंजूरी दे दी और यह बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व होगा। बुंदेलखंड के अंदर कई क्षेत्र आते हैं, चित्रकूट जिला उनमें से एक है जहां पर यह है। ठीक है, टाइगर रिजर्व का नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व रखा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कैबिनेट ने, जो योगी कैबिनेट है, उसने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1972 में। उसके तहत धारा 38 के 5 में तहत मंजूरी दे दी है। और इससे पहले दुधवा में, पीलीभीत में और अमनगढ़ में, ठीक है, 3 ऑलरेडी टाइगर रिजर्व हैं और चौथे नंबर का मैंने बता दिया है बुंदेलखंड के चित्रकूट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। टोटल कितने हो गए? 4। सरकार क्षेत्रों में बाघों सुरक्षा के लिए रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना करेगी, जिसको लेकर कुल मिलाकर इसको डेकोरेट सही रहे और इसकी देखभाल रह सके, वही फाउंडेशन का मतलब होता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है, जिनमें बाघ मिलते हैं, तेंदुए, सुस्त, भालू, चीतादार, हिरण, चीता मिलते हैं, सांभर मिलते हैं, चिंकारा, साथ ही साथ पक्षी और सरीसृप मिलते हैं। तो ये जंगलों में आम बात है मिलना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विप्रो की एक रिपोर्ट है कि विप्रो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक है? आइए इसकी जिक्र करता हूं मैं। फिलहाल तो 40 रैंक है और
कुल मिलाकर यह है कि पिछली बार से काफी बेहतर है। ठीक है, मैं बता दूं कि विश्व बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, द्वारा जारी रैंकिंग अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टोटल 132 देश है, जिसमें से 40 स्थान पर अपना भारत रहा है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाई है और स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, यूके, नीदरलैंड दुनिया भर में नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था मतलब वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमिक्स है, यह तो आपको सबको पता ही होगी। ठीक है, तो अपने भारत की जो स्थान है विपो के अंतर्गत द्वारा रैंकिंग तैयार की है वर्ल्ड मतलब भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की 2022 के अंतर्गत 40 स्थान पर है। आपको याद कर लेना, प्रॉपर तरीके से पूछ सकता है। विपो की फुल फॉर्म किसके द्वारा ये सभी चीजें जारी की गई है, ये किसके अनुसार ये रिपोर्ट आती है, ये क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, तो 40वीं रैंक है अपने भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा शहर सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ताशकंद है जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उसमें इसका आयोजन किया जा रहा है इस सम्मेलन का। ठीक है, जो कि मेजबानी कर रहा है। मैं बता दूं कि सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को यूनेस्को द्वारा 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जो कि 28 सितंबर को बनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है कि इसका जो विचार होते हैं समर्थन करना, सभी को जानकारी प्राप्त करने और वितरित करने के अधिकार होता है। ठीक है, कुल मिलाकर ये इंफॉर्मेशन है हो जाता है अंतरराष्ट्रीय तौर पर। इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग हुई थी, कहां पर? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है आपका। तो ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है गुजरात, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें बता दूं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने गुजरात में एक राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में NTPC लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, तेल व प्राकृतिक गैस निगम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे CFSE की भागीदारी शामिल है। ठीक है, जो कि इस प्रॉपर तरीके से ये हब चलाया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से शामिल है, यहाँ से क्वेश्चन, किस राज्य में चला, किस मंत्रालय द्वारा चला गया, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन क्लियर करते हैं, पॉइंट वाइज क्लियर करते हैं। जो भी कहीं भी किसी भी स्लाइड के अंतर्गत आपको दिक्कत आती है तो मुझे इन कमेंट मुझे पूछ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, जितने भी मुझे दम है पूरा दम लगा कर रखूंगा अपनी करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और सभी दोस्तों को बता दो कि फ्री ऑन यूट्यूब पर GK की क्लास चलती है मेरे द्वारा। ठीक है, तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।